हेलो बच्चों, आज मैं 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है मोल कंसेप्ट। तो देखो, इस मोल कंसेप्ट की कुछ बेसिक टर्म्स हम सीखने जा रहे हैं आज। इन बेसिक टर्म्स को सीख के ही हम मोल कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहला चैप्टर 11वीं का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। देखो, मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स हमें क्लियर करनी है। सबसे पहले बेसिक टर्म्स क्लियर करते हैं। कुछ यूनिट्स के कन्वर्जन सीखने हैं, कुछ यूनिट्स पढ़नी है हमें आज। जैसे तुम जानते हो सबसे पहले कि अगर हम देखें तो वेट की यूनिट हमें पता होती है। वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट होती है किलोग्राम और ग्राम। ये तो होती है कि वेट को हम किलोग्राम या ग्राम में मेजर कर सकते हैं। बट ऐसे ही अगर हम देखें तो वेट के साथ साथ कुछ यूनिट्स और भी होती हैं। जैसे हम बात कर ले डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। एरिया है, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। मीटर के साथ साथ सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। यहाँ पे यहाँ सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये आपको पता है यूनिट्स के बारे में। तो ऐसे ही हमें पता है कि देखो, हमें ये भी तो पता होता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिट आती है वॉल्यूम्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ मैं कि वॉल्यूम्स की कौन कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं मोल कंसेप्ट के अंदर और कौन कौन सी इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, आप जानते हो कि वॉल्यूम की एक सबसे बड़ी यूनिट होती है लीटर। तो लीटर होती है, लीटर के साथ साथ सेंटीमीटर क्यूब होती है। सेंटीमीटर क्यूब के साथ मीटर क्यूब भी यूज करते हैं हम। मीटर क्यूब के साथ साथ हम यूज करते हैं लीटर, सेंटीमीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम की। और एक मिलीलीटर भी होती है वॉल्यूम की। तो इन यूनिट्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखते हैं कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, कितने मीटर क्यूब होते हैं। इनको हम डिफाइन करते हैं। तो समझना है जरा, मैं यूनिट्स के कन्वर्जन को सिखाने जा रहा हूँ। पहले आपको एक बात याद रखनी है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ये तो पता है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है, इसी को हम 1000 cc भी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं और 1 लीटर में 1000 ml भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब में इस बात से हमें एक चीज का पता लग गया, ऑब्जर्वेशन हुआ कि 1 ml जो होता है वो 1 cc के इक्वल होता है। 1 ml में 1 cc, जब 1000 ml में 1000 cc है तो 1 ml में 1 cc होगा। तो देखो, अब एक टर्म्स को आपको थोड़ी सा कुछ बेसिक सी बातें कुछ पता होनी चाहिए। कुछ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तो होता है डेसी, एक होता है सेंटी और एक होता है मिली। डेसी, सेंटी और मिली। डेसी को बोलते हैं 10 की पावर -1, सेंटी को बोलते हैं 10 की पावर -2 और मिली को बोलते हैं 10 की पावर -3। तो आपको याद रखना ये टर्म्स, कुछ टर्म्स है डेसी, सेंटी और मिली। अब देखो, मैं इसको टर्म्स को उसमें कन्वर्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर है ना, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अगर आप मिली की वैल्यू जानते हो 10 की पावर -3 की, इस मिली की वैल्यू को उठा के यहाँ रखो। अगर हम इसकी मिली, या एक काम कर लेते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं पहले। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है
सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है सेंटी के ऊपर भी, सी के ऊपर भी स्क्वायर है और एम के ऊपर भी स्क्वायर है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये होता है, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब है, इसको हमने क्यूब कर दिया सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। देखो अगर मैं 1 लीटर इज इक्वल टू, इसको लिख दूं 10 की पावर माइनस, ये प्लस 3 होगा ना 10, इसको लिखेंगे 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 माइनस 3 मीटर क्यूब, यानी 1 लीटर में 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब होते हैं। तो यार हम इस चीज को यहां से देख सकते हैं, कुछ ऊपर की टर्म्स को हटा के मैं दोबारा से लिख देता हूं। डेसी 10 की पावर माइनस 1, सेंटी 10 की पावर माइनस 2, मिली 10 की पावर माइनस 3। तो यहां से टर्म्स आ गई है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, या इसको लिख सकते हैं 1000 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिला कि 1000 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर क्यूब कितने 1000 लीटर के इक्वल होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसका। तो यहाँ पे देखो जरा, अब तो मैं सारी यूनिट्स लिखाते जा रहा हूँ कि 1 ml में 1 cc होता है। तो आप देखो जरा कि 10 की पावर, आपने ये टर्म्स यहाँ पे देखी, इसको लिख सकते हैं हम 1 लीटर में होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ से। देखो तो इसको एक टर्म्स में और डिफाइन कर सकते हैं हम कि 10 की पावर में डेसी का मतलब समझते हैं आप, डेसी को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 1 प्लस क्यूब, तो 10 की पावर माइनस 3 हुआ और मीटर क्यूब, और इसको टर्म्स को क्या बोलते हैं हम, डेसी। तो 1 लीटर, ये तो डेसी 1 होता है, डेसी मीटर क्यूब, यानी 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब भी होते हैं। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब भी होते हैं। कैसे देखो जरा यहाँ पे, ये 10 की पावर माइनस 3 को ऐसे लिखते हैं 10 की पावर माइनस 1 की पावर, ये इतनी टर्म्स डेसी है, इतनी टर्म्स को डेसी बोल दिया, और मीटर क्यूब है तो डेसी मीटर क्यूब, यानी 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब भी होते हैं। यानी मैं सारी यूनिट्स को एक जगह कन्वर्ट करके लिख देता हूं। कैसे देखो कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के इक्वल है, के साथ साथ 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, 1/1000 मीटर क्यूब के इक्वल है, या 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। यानी लीटर का, हमने लीटर का कन्वर्जन ml में, सेंटीमीटर में, मीटर क्यूब में, डेसीमीटर में, सब में डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम्स की यूनिट थी। वॉल्यूम की हमें ये यूनिट मॉल कंसेप्ट जो चैप्टर होता है उसके अंदर हमें यूज करना है, इसके क्वेश्चन इसी की हेल्प से सॉल्व होंगे। ठीक है, इसके बाद नई टर्म्स को डिफाइन करने जा रहे हैं, प्रेशर। अगली यूनिट्स आती है प्रेशर जो आपको पता है, इसको बोलते हैं हम फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहली यूनिट जो फिजिक्स में यूज करते हैं फोर्स की। तो देखो प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट हमें यूज करनी है यहाँ पे। एक तो हमें एटीएम एटमॉस्फेयर के साथ साथ हमें पास्कल यूज करना है, इसके साथ साथ हमें मिलीमीटर ऑफ एचजी यूज करना है, एक हमें सेंटीमीटर ऑफ एचजी यूज करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये यूज करना है। इसके साथ साथ हमें यूज करना है
और 1 यूनिट यूज करने में बार। ठीक है, तो देखो इतनी यूनिट्स हमें प्रेशर की यूज करनी है। एटमॉस्फेयर होता है, एक पास्कल होता है, इनके भी कन्वर्जन हम सीखेंगे कि एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं, कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं, कितने सेंटीमीटर में एफजी होते हैं, टोर होता है, बार होता है। तो देखो जरा इसको कैसे यूज करना है हमें। अब देखो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसी को तो हम पास्कल बोलते हैं। यही होता है पास्कल, यही होता है पास्कल। और इस पास्कल्स की एक टर्म्स को हम और भी यूज कर सकते हैं। न्यूटन फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, ये तो आपको पता है। मास को हम लिखते हैं, यहां पे दिखा रहा हूं मैं नीचे, किलोग्राम। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर था। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी ये 1 पास्कल के इक्वल होता है। इसको भी हम 1 पास्कल बोलते हैं। यहाँ पे यूनिट का पुट कर दिया। अब हम एटमॉस्फेयर की टर्म्स में हमें कुछ बातों को याद रखना है। एटमॉस्फेयर की टर्म्स में हम कुछ बातें ध्यान रखनी है कि एक एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल को हम पीए से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है कि एक एटमॉस्फेयर में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। ठीक है, 10⁵ पास्कल। तो आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू, एक एटम कितने पास्कल के इक्वल होता है। एक बार 1 बार इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 पास्कल। वो बार क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो पास्कल, इतना तो पास्कल हो, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 1 बार, यानी 1 ATM अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो 1 बार के इक्वल माना जाता है। ये टर्म्स है, ये कुछ हमें यूनिट्स ये याद रखना है, ये डेटा है कुछ यूनिट्स का। मॉल कंसेप्ट को पढ़ते समय हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि 1 ATM जो होता है वो 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। तो यूनिट्स के कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। अब देखो मैं यूनिट्स को एक जगह, सबको एक जगह लिख देता हूँ। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसको, जैसे इसे यूज करते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1.13 इंटू 10⁵ पास्कल, या 1.013 बार, या 760 mm ऑफ Hg, या 76 सेंटीमीटर ऑफ mm ऑफ Hg, या एक एटमॉस्फेयर में 1 ATM में 760 टॉर भी होते हैं सेम, यानी ये पूरा एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन है प्रेशर्स की टर्म्स में। ये एटमॉस्फेयर के कन्वर्जन में आता है। 1 ATM में इतना प्रेशर पास्कल होता है, इतने बार होते हैं। इसी वजह से हम मान लेते हैं कि 1 ATM अप्रोक्सीमेटली 1 बार के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये यूनिट का कुछ कन्वर्जन था जो इम्पोर्टेंट थी वॉल्यूम और प्रेशर्स की टर्म्स में। अब थोड़ा सा हम टेम्परेचर के बारे में भी बता देते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर किसी भी बॉडी की कोल्डनेस और हॉटनेस को हम बोलते हैं। टेम्परेचर जो होता है किसी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस होती है। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की भी यूनिट्स पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस
एंड कोल्डनेस, इसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर की 3 यूनिट्स यहाँ पे डिफाइन की गई है। तो केल्विन, एक डिग्री सेल्सियस, केल्विन डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट 3 यूनिट होती है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन आप पढ़ के गए उनका कन्वर्जन। अगर हमें केल्विन को किसमें, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो डिग्री सेल्सियस में से अगर हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस में से 273 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस। अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस, और अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में से 273 का कर देंगे, माइनस कर देंगे। टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं। एक यूनिट, थर्ड यूनिट आती है फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है, इससे हम चेंज निकाल सकते हैं। कौन बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, फ़ारेनहाइट 32/9। एक रिलेशन होता है। सी का मतलब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। सी का मतलब है डिग्री सेल्सियस और एफ का मतलब है फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर्स की कुछ यूनिट्स थी, इन्हीं में हमें कन्वर्जन को सीखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स होती हैं वो होती है वॉल्यूम और प्रेशर। ठीक है, डेंसिटी टर्म्स, छोटा सा टर्म्स में डेंसिटी को भी डिफाइन कर देता हूँ कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को आप पता है किलोग्राम में मेजर करते हो, तो वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में कर सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर, या किलोग्राम की जगह हम ग्राम, सेंस, इसके लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो कुछ यूनिट्स हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 डेंसिटी इसके बराबर होती है। तो ये सब बातों को जरा ध्यान में, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम इस पर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स के सवाल सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये था बेसिक टर्म्स के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको आज मोल के बारे में बताता हूँ। यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है मोल। थोड़ा सा मोल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि मोल होता क्या है। एक्चुअली मोल को आपको समझना है यहाँ से कि मोल क्या है। चैप्टर में यहाँ से शुरू होता है, इसको केमिस्ट्री में सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से दिया है। तो मोल क्या होता है, मोल होता है डिग्री ऑफ मेजरनेस ऑफ एनी सब्सटेंस, डिग्री ऑफ मेजरनेस ऑफ एनी सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। डिग्री ऑफ मेजरनेस ऑफ एनी सब्सटेंस इन केमिस्ट्री, किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने की जो डिग्री होती है उसी को हम मोल बोलते हैं। ये मोल होता है, मोल। ठीक है, डिग्री है किसी। अब देखो जो मोल होता है उसको हमें 3 टर्म्स में पढ़ना है। मोल्स को हमें 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना है। पहली जो टर्म्स है मोल की वो होती है मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। वेट की टर्म्स में पढ़ना है। मोल्स को हमें वेट की टर्म्स में पढ़ना है, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। दूसरा पढ़ना है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और तीसरी जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। यानी मोल्स को हमें 3 टर्म्स में डिफाइन करना होता है। पहला टर्म्स है मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम,
मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। हमें तीनों मोल्स को इन तीनों टर्म्स में डिफाइन करना है और उसको हम धीरे धीरे चैप्टर्स को हर लेक्चर में बढ़ाते रहेंगे चैप्टर को। देखो थोड़ा सा मोल के बारे में डिफाइन कर देता हूँ, ये डेफिनेशन था। जरा देखो, हम मानते ये हैं केमिस्ट्री के अंदर कि कोई भी अगर 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु 1 मोल है, कोई भी सब्सटेंस 1 मोल है, तो वो ये माना जाता है कि 1 मोल किस नंबर के इक्वल होता है। उस बात को आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मोल है वो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आयंस के इक्वल होता है। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इसी को हम बोलते हैं अवागैद्रो नंबर। ये पहले भी सुना होगा आपने 9th क्लास में। इसी को हम बोलते हैं अवागैद्रो नंबर। 6.023 इंटू 10⁻23। कोई भी अगर 1 मोल, कोई भी 1 मोल सब्सटेंस है वो इसके इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं एवोगैद्रो नंबर्स। इसी को हम बोलते हैं एवोगैद्रो नंबर। ये एवोगैद्रो नंबर है। ये क्या है? एवोगैद्रोस नंबर। तो कोई भी 1 मोल अगर हम मोल्स को वेट्स की टर्म्स में डिफाइन करें, पहला कॉन्सेप्ट था मोल्स को वेट की टर्म्स में डिफाइन करें, तो आप ये जानते हो कि पहले वेट्स की टर्म्स में ना करके पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं क्वांटिटी की टर्म्स में। पहले हम मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की टर्म्स में हम मोल्स को डिफाइन करते हैं। देखो, मोल को क्वांटिटी की टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको पता है, अब मैंने लिखा 1 डजन, तो आप बता दोगे कितने 12 इक्वल होते हैं, 12 पार्टिकल्स। 1 डजन में 12 पार्टिकल्स होते हैं। से पूछा गया, बताओ 24 पार्टिकल्स कितने डजन के इक्वल होंगे? आप तुरंत आंसर दोगे 2 डजन। यानी ये रेफरेंस बना दिया। ये क्या बनाया? ये रेफरेंस बनाया है। तो देखो कैसे हमने इसको रेफरेंस बनाया। इसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे मोल को, इसको यूनिट को, क्वांटिटी को पता लगाने के लिए जो ये यूनिट है 24, इसी को इसकी रेफरेंस यूनिट से डिवाइड किया। इसी को इसकी रेफरेंस यूनिट से किया और आंसर आ गया 2 डजन। ये रेफरेंस से डिवाइड कर दिया, रेफरेंस से डिवाइड करना होता है। ऐसे ही हम माने कि 1 मोल ही होता है कोई भी सब्सटेंस, वो होता है 6.02 इंटू 10⁻03 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 3, तो इसका आधा हो जाएगा रह जाके। इतने पार्टिकल्स है तो ये कितना हो जाएगा? ये रेफरेंस है, देखो ये रेफरेंस है, इसको इससे डिवाइड कर दो 0.5 मोल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 0.5 मोल। यानी अगर हमें मोल्स को क्वांटिटी की टर्म्स में डिफाइन करना होता है तो मोल का एक फॉर्मूला आता है निकल के, मोल को हम n से डिनोट करते हैं। वो आता है इंपॉर्टेंट कि रेफरेंस जो वैल्यू होती है, गिवन वैल्यू या क्वांटिटी लिख सकते हैं, क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। यानी इसी को हम अवागैद्रो नंबर n से डिनोट करते हैं। इसको 1 मोल जो होता है इसको लिखते हैं Q अपॉन क्वांटिटी फॉर Q अपॉन n। पहला फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मोल में पहला फॉर्मूला जो हमने डिफाइन किया है, Q है यहाँ पे क्वांटिटी और n है अवागैद्रोस नंबर। तो ये 1 मोल Q/n के इक्वल होता है। तो ये पहला टर्म्स हमने क्वांटिटी टर्म्स में हमने मोल को डिफाइन किया है, ठीक है। इस क्वांटिटी टर्म्स में मोल को डिफाइन करेंगे। बाकी के जो लेक्चर्स हैं हम धीरे धीरे डालते रहेंगे। अब शुरुआत कर दी है मैंने 11th के लेक्चर्स की, ठीक है। इसको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहेंगे, आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट परसों वीडियो डालूंगा मैं आगे के टॉपिक्स की।
ठीक है, परसों मिलते हैं। ओके, गुड बाय।